अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान में तकरीबन 7 करोड़ दूध देने वाले जानवर पाए जाते हैं और हमारी दूध की कुल पैदावार तकरीबन 65 मिलियन मीट्रिक टन के करीब है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 1 करोड़ दूध देने वाले जानवर हैं और उनकी दूध की पैदावार 100 मिलियन मीट्रिक टन से भी ज़ायद है। यानी हमारी 8 गायें अमेरिका की 1 गाय के बराबर दूध देती हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमने जानवरों की जीनयाती तरक्की यानी ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से हम दुनिया से बहुत पीछे रह चुके हैं। देर से सही मगर अब पाकिस्तान में भी जदीद लाइफ स्टॉक फार्मिंग की बुनियादें रख दी गई हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत फार्म ग्रो फार्म खानेवाल में 15 मुख्तलिफ नस्लों के जानवर इंपोर्ट किए गए हैं ताकि पाकिस्तान में भी लाइफ स्टॉक में इनकलाब लाया जा सके। आज के प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ स्टेप्स बताएंगे कि किस तरह ब्रीड डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है और बड़ी तेज़ी से अच्छे नस्ल के जानवर कैसे हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी मुलाकात कराएंगे ब्रीड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि आप भी किस तरह मुख्तसर दौरानिए में जानवरों की बेहतरीन नस्ल पैदा कर सकते हैं। जानवरों की जीनयाती तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल उतना ही ज़रूरी है जितना दीगर सनतों के लिए, मगर हमारे यहाँ माजी में इसे नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज हमारे पास अच्छी नस्ल के जानवर तकरीबन नायाब हो चुके हैं। रेड गोल्ड कहलाई जाने वाली साहिवाल गाय और ब्लैक गोल्ड नीली रावी भैंस दूध और गोश्त की कम पैदावार की वजह से किसानों पर बोझ बन चुकी हैं। पाकिस्तान में हजारों कमर्शियल डेयरी फार्म्स मौजूद हैं, मगर मकामी नस्ल के जानवरों पर मुश्तमिल कोई एक भी कमर्शियल फार्म नहीं है। आज से चंद साल कबल हमारे ये जानवर दुनिया की बेहतरीन नस्ल समझे जाते थे, मगर फिर दुनिया तरक्की करती गई और हम तनज़ली। मेरा नाम हादिया वान है और मैं 2022 में ग्रेजुएट हुई एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। उसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से मेरा जाना हुआ यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में, वेयर आई वाज अ स्टूडेंट रिसर्चर। मैंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की रिसर्च वहाँ पे की। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान। आई जॉइंड अ प्राइवेट फर्म एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, बफलो एम्ब्रियोलॉजी पर काम किया और उसके बाद अब मैंने फॉनग्रो को ज्वाइन किया है एज IVF लैब मैनेजर। मेरा नाम डॉक्टर रबिया शफीक है। मैंने BZU मुल्तान से DVM किया है और मैंने 1 साल कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम किया और उसके बाद मैं फॉनग्रो में सीमन प्रोडक्शन यूनिट में एज वेटनरी ऑफिसर सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैं सीमन प्रोसेसिंग के जो भी स्टेप्स होते हैं उनको मॉनिटरिंग करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अंसर मलिक है। मैंने DVM गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से किया है। इसके बाद मैंने MPhil क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया है और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने कैरियर का आगाज़ किया। अब मैंने फॉनग्रो लाइफ स्टॉक को एज असिस्टेंट मैनेजर लाइफ स्टॉक ज्वाइन किया है। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और मैंने अपना DVM रिफा यूनिवर्सिटी से किया है। आफ्टर दैट आई हैव वर्कड विद अ चाइनीज़ बेस्ड कंपनी व्हिच इज़ रिलेटेड टू द IVF और उसके बाद मैंने फॉनग्रो में एज ए ओवम पिकअप मैनेजर यहाँ काम किया। फार्म ग्रो मैनेजमेंट से डॉक्टर उज़ैर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस फार्म के क्या मकासद हैं और किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर जी, फरमाइएगा कि इसके क्या मकासद हैं। फार्म तो पाकिस्तान में पहले भी मौजूद है इतनी। ये जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, इसका जो मोटिव है वो है ब्रीड इम्प्रूवमेंट, ताकि जो हमारी इस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं मार्केट के अंदर वो हम पूरी कर सकें। अच्छा, यहाँ फार्म के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ से आप ब्रीड डेवलपमेंट का काम करेंगे? जी सर, हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 15 ब्रीड्स हमारे फार्म पे मौजूद हैं और तमाम ब्रीड्स तकरीबन इंपोर्टेड हैं। मुख्तलिफ ममालिक से हमने वो इंपोर्ट की हुई हैं। बीफ ब्रीड भी लेके आए हैं और मिल्च ब्रीड भी लेके आए हैं और डुअल पर्पस ब्रीड्स भी हमारे पास इस वक्त फार्म के ऊपर मौजूद हैं। जो हमारे अभी फार्म के ऊपर सेगमेंट वर्क कर रहे हैं वो हैं 3 सेगमेंट मेनली। लाइफ स्टॉक सेगमेंट है जो फार्म की हेल्थ मैनेजमेंट और उनके न्यूट्रिशन वगैरह सब लुक आफ्टर वो कर रहे हैं। यानी लाइफ स्टॉक जानवर हमारे पास इसलिए हैं कि हम जो सीमन कलेक्शन करें और फिर IVF सैरोगेटेड मदर्स हैं उनके साथ। जी ये भी वही सेक्टर की बात कर रहे हैं ना कि 2 सेक्टर्स लाइफ स्टॉक के बाद हमारे पास रह जाते हैं। एक है IVF का। अब IVF की एज सच स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वाहिद लेबॉर्ट्रीज है जो अभी फॉनग्रो मैनेजमेंट ने
तैयार करवाई है और कैटल के अंदर उसकी कह लें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर अभी तक कैटल के अंदर जो है वो IVF की कोई लैब वर्क नहीं कर रही। और थर्ड जो हमारा सेगमेंट वर्क कर रहा है वो SPU यूनिट है, उसका भी जो पर्पज़ है वो सेम है, मीन कि जो हमने उनसे सीमन लेना है, उसके स्टार्स वगैरह डेवलप प्रोसेस करके उनको मार्केट करना है। मार्केट भी हम करेंगे लोकल फार्मर्स को। हम एम्ब्रियो भी फार्मर्स को देंगे और उसके अलावा हम सीमन स्ट्रॉ भी फार्मर्स को जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, सीमन की भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, एम्ब्रियो की भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, इंशाल्लाह जल्दी इनको मार्केट में लाने लगे। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जो फार्मग्रो का इस वक्त लाइवस्टॉक फार्म है वो फुली इंटीग्रेटेड है और स्टेट ऑफ द आर्ट है। उम्मीद की जा रही है कि ये लाइवस्टॉक की बेहतरी के लिए एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव साबित होगा। जब तक हम ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते, हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर तरक्की नहीं कर सकता। ना ही हम जानवरों से ज़्यादा दूध ले सकते हैं और ना ही ज़्यादा गोश्त की पैदावार हासिल कर सकते हैं। खुशकिस्मती से अब पाकिस्तान में भी लाइव स्टॉक ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर काम होना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बनाई गई एक लैब है जहां ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है और यहां दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी IVF टेक्नोलॉजी के तहत जानवरों की मल्टीप्लिकेशन की जा रही है। आइए देखते हैं कि जानवरों की डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोसीजर हैं और किस तरह एलीट क्लास के जानवरों को बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जानवरों की मसनूई नस्लकशी के लिए मियारी तुखम की दस्तयाबी पाकिस्तान में हमेशा से ही एक मुअम्मा रही है। मकामी सतह पर तैयार होने वाला तुखम सिर्फ मकामी नस्ल के जानवरों का ही है, जबकि इंपोर्ट होने वाले तुखम सिर्फ डेयरी के चंद महदूद जानवरों के हैं जो इंतहाई महंगे होने के बायस आम किसान की पहुंच से बाहर हैं। बीफ ब्रीड सीमन की अदम दस्तयाबी गोश्त एक्सपोर्ट के इजाफे में सबसे बड़ी रुकावट है। जिन्याती तरक्की में इस्तेमाल होने वाली दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलिटी यानी टेस्ट ट्यूब बेबी पर भी पाकिस्तान में काम ना होने के बराबर है और यही टेक्नोलॉजी है जिसे इस्तेमाल करते हुए तरक्की याफ्ता दुनिया ने अपने जानवरों की ब्रीड डेवलपमेंट दहाइयों की बजाय चंद सालों में मुकम्मल की। ये फार्म स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तरफ से बनाया गया है और फार्मग्रो लाइवस्टॉक फार्म इसका नाम है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंसर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ किस किस नस्ल के जानवर मौजूद हैं और उनका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि आपने 3 मकामी नस्ल के जानवर रखे हुए हैं, 13 मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट किए हैं, क्या वजह है, बाहर से इम्पोर्ट क्यों किए हैं? कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो हमारे पाकिस्तान की मौजूदा ब्रीड्स थी लेकिन वो हम उनको मेंटेन नहीं कर सके, तो वो हमारे हाथ से उनकी ओरिजिनल पेडिग्री वो चली गई। तो इस मकसद के लिए हमने बाहर से दोबारा वो जानवर इंपोर्ट किए उस ब्रीड के, और ताकि हम दूध की पैदावार को बढ़ा सकें और इसके साथ गोश्त की पैदावार को बढ़ा सकें। 15 नस्लें हैं, इन 15 नस्ल में से 9 ऐसी नस्लें हैं जो दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए हैं और 6 ऐसी नस्लें हैं जो गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए। अच्छा, यहाँ हमने मकामी नस्ल के 3 जानवर रखे हैं, साहिवाल, रेड सिंधी और चुलिस्तानी। तो इनकी जेनेटिक पोटेंशियल क्या है इस वक्त जो हमारे पास जानवर मौजूद हैं मकामी नस्ल के? जी सर, हमारे पास 3 नस्ल के मकामी जानवर मौजूद हैं जिनमें हमारे पास चोलिस्तानी है और रेड सिंधी है, साहिवाल है। तो जो साहिवाल बेसिक मिल्क पर्पज़ के लिए ब्रीड है, तो हमारा जो उसका एक लैक्टेशन मतलब जिसको हम एक सुआ कहते हैं, तो उसमें उसका 4500 लीटर उसकी मिल्क यील्ड है एक सुए के अंदर। तो इसी तरह जो हमारे चोलिस्तानी है उसकी भी 3500 से 4000 लीटर एक जो लैक्टेशन है दूसरा बच्चा देने से पहले तक। यानी तीनों नस्लें आपने जो एलीट क्लास के जानवर चुने हैं वो 3500 से 4000 पर लैक्टेशन के। डॉक्टर साहब हमें जानवर दिखाएं किस नस्ल के हैं और क्या पहचान है? किस नस्ल का जानवर है? जी सर, ये हमारे पास गुज़ैरा ब्रीड है, ये ब्राज़ील से इंपोर्ट हुई है। तो सर ये डुअल पर्पज़ एनिमल है, इससे हम मिल्क की प्रोडक्शन में लेंगे और गोश्त की पैदावार सलाहियत भी बढ़ाएं। ये हमारे पास रेड सिंधी एनिमल है सर, ये हमारे नेटिव ब्रीड थी और इसको दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करें। ये हमारा ब्राज़ील से इंपोर्ट हुआ है, ये वाइट नीलोरा है। ये डुअल पर्पज़ है? जी सर, ये डुअल पर्पज़ में आ जाती है। ये हमारे पास रेड ब्राह्मण है, ये भी हमारे ब्राज़ील से इंपोर्ट हुई है। इसी तरह आगे हम चलते जाएं, ये वही सेम वाइट नीलोरा आ जाती है। ये जो सबसे हमारा खूबसूरत जानवर गीर,
जो दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमने ये ब्राज़ील से इंपोर्ट किया है सर। इसके ये भी रेड ब्राह्मण आ जाती है। तो इस तरह हमारे पास ये गीर, नीलोर, यानी ये वाले जितने भी जानवर हैं ये पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं सर। जी, इस वक्त हम जिस शेड पे मौजूद हैं यहाँ ठंडे इलाके के जानवर पाए जाते हैं, यानी ऐसे जानवर जो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ये बताएंगे क्या चीज़ है? जी सर, ये रेड एंगस है। ये भी ब्राज़ील से इम्पोर्टेड है स्पेशली फॉर मीट पर्पज़, और इनकी मीट क्वालिटी आप चेक पूरी कर सकते दुनिया हैं, में पूरी मशहूर दुनिया में मशहूर है। इसके साथ ये हमारे पास वैग्यू एनिमल आ जाता है। ये भी बेसिक मीट पर्पज़ एनिमल है, ठीक सर। और इसके साथ ये जिस तरह हमारी टैडी बकरियां हैं छोटी छोटी लेकिन गोश्त उनका लजीज है, ये भी टैडी जानवर आप है। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ ये है? उजी रेड स्पेशली फॉर मीट पर्पज़। और इसको तो सारे पाकिस्तानी जानते हैं। जी सर, ये हॉल्स्टीन फ्रीजन, यस सर। जी बिल्कुल ऐसे और ये जो हमारा ये फ्रीजन जो है ये बेसिकली एनिमल है, दूध के इस्तेमाल होती जी है। सर। ये हमारा जो एनिमल गिरलांडो, ये बेसिक गीर और हॉल्स्टीन फ्रीजन के क्रॉस से आया हुआ गिरलांडो। जर्सी के बारे में मशहूर है जी, ये बहुत कम खा के ज़्यादा दूध देती है लेकिन ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। जी बिल्कुल ऐसे सर। अच्छा, ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। यस सर, ये अगर हमारा हीट स्ट्रेस कम हो जाए तो उससे ये है कि इनकी प्रोडक्शन में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये हमारे फार्म का सबसे खूबसूरत जानवर गुज़ैरा जो ब्राज़ील से इम्पोर्ट हुआ है। ये डुअल पर्पज़ एनिमल है, मीट और मिल्क के लिए। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत जानवर हैं, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए गए हैं और ये पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक का मुस्तकबिल है। खूबसूरत जानवर और ज़्यादा प्रोडक्टिव जानवर पाकिस्तान में आएंगे तो लाइफ स्टॉक सेक्टर में ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए अब आपको मेल सेक्शन की तरफ लिए चलते हैं, यानी बुल्स की तरफ, जहाँ से सीमन कलेक्ट करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है। फार्नब्रो फार्म पर 7 मुख्तलिफ इक़साम की खुसूसी बीफ ब्रीड बैरून मुल्क से इंपोर्ट की गई हैं, जिनमें ब्राह्मण, एंगस, वैग्यू, गजीरा, वाइट नीलोर, पेंटेड नीलोर और भागनारी शामिल हैं। ये जानवर पाकिस्तानी गोश्त की सनत में इनकलाब ला सकते हैं। जानवरों की जिन्याती तरक्की के 2 अहम तरीके हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, सीमन स्ट्रा और दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में सीमन स्ट्रा टेक्नोलॉजी तो मौजूद थी लेकिन अच्छे जानवरों का सीमन मौजूद नहीं था। इसके अलावा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में पहले किसी हद तक मौजूद थी लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई नतीजा नहीं आया था। फार्नब्रो लाइवस्टॉक फार्म पर ये दोनों तरीके अब कामयाबी से चल रहे हैं और तकरीबन 15 मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों का सीमन भी तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ जानवरों की एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ज़रिए बच्चे भी तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में दूध देने वाले जानवरों की तादाद 6 करोड़ से भी ज़्यादा है, मगर इसके बावजूद बड़े शहरों से खालिस दूध ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि हमारे जानवरों की पैदावारी सलाहियत बहुत कम है। इंपोर्टेड जानवरों की बात करें तो 30 से 40 लीटर दूध रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल किया जाता है, मगर हमारी गाय रोज़ाना की बुनियाद पर 6 से 7 लीटर ही दूध दे पाती है क्योंकि हमने जेनेटिक डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया। आइए आपको दिखाते हैं कि अगर इन जानवरों की ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर लिया जाए तो किस तरह हम मकामी ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ दीगर ममालिक को दूध एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। दूध देने वाले मकामी जानवरों की कारोबारी जमा तफरीक की बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर 40 किलो सब्ज़ चारा, 4 किलो वंडा और दीगर पैदावारी अखराजात, मगर दूध सिर्फ 8 किलो, यानी बामुश्किल से अखराजात ही पूरे हुए। जबकि इसके बरक्स अच्छी नस्ल के दोदेल जानवरों की बात करें तो 30 लीटर से भी ज़ायद दूध। ये है मुनाफा वाली बात, मगर ये मुनाफा सिर्फ 2 सूरतों में ही कमाया जा सकता है, या जानवर इंपोर्ट करें यानी 10 लाख फी जानवर से ज़ायद लागत जो आम किसान के बस की बात नहीं, या फिर IVF टेक्नोलॉजी से अपने एलीट जानवरों की तेजी से बढ़ोतरी करें। अगर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी 3 करोड़ गायों में से सिर्फ 10% जानवरों की ब्रीड डेवलपमेंट कर लें तो हम दुनिया के सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाले मुल्क बन सकते हैं। मुकामी जरूरत पूरी करने के साथ इस दूध को खुश्क करके बैरून ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है।
जिससे कीमती ज़र मुबादला वतन अजीज़ में आ सकता है। ब्रीड डेवलपमेंट का दूसरा अहम तरीन मरहला OPU है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उसामा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये मरहला क्या है और किस तरह हम इससे ब्रीड डेवलपमेंट का काम करते हैं। डॉक्टर उसामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली IVF के अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर, हमें मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम मेल की तरफ से स्पर्म्स और फीमेल की तरफ से ओसाइट्स, उनकी ज़रूरत होती है। और फीमेल से ओसाइट्स हासिल करने का जो प्रोसेस है वो ओवम पिकअप है। हम लोग वर्ल्ड मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड की मदद से ओवरीज़ को स्कैन करते हैं और फिर हम एस्पायरेशन नीडल की मदद से फॉलिकुलर फ्लूइड और ओसाइट्स को हासिल कर लेते हैं और फिर फर्दर उन ओसाइट्स को ले जाकर लैब में एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि इससे फ़ायदा क्या होगा पूरे प्रोसेस में? ब्रीड की जो प्रॉपर जेनेटिक एबिलिटी है उसको 100% तक लेकर जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्पर्म्स भी उसी क्वालिटी का लेते हैं और फिर फीमेल ओसाइट से लैब में फर्टिलाइजेशन करा के, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसको लैब में प्रोड्यूस करते हैं। प्योर नस्ल के जो हम 15-20 लाख का जानवर इंपोर्ट करते हैं, वो एम्ब्रियो के ज़रिए हम अपने मकामी जानवरों में भी वो बच्चे पैदा करते हैं। एग्जैक्टली आप अपने बेसिकली अपने जो नॉर्मल लो जेनेटिक एनिमल हैं उनके अंदर अच्छे जेनेटिक एनिमल का एम्ब्रियो प्लेस करके उन लो जेनेटिक एनिमल से भी आप गुड क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ले सकते हैं जेनेटिक वाइज। जी, बहुत शुक्रिया। इससे अगला जो स्टेप है ब्रीड डेवलपमेंट का, वो IVF टेक्नोलॉजी है। चलिए आपको लैब में लिए चलते हैं और देखते हैं कि IVF टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है और पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर है। ब्रीड डेवलपमेंट का तीसरा अहम मरहला जानने के लिए हम इस वक्त डॉक्टर हादिया आवान के साथ मौजूद हैं, जो IVF लैब की मैनेजर है। उनसे पूछते हैं कि IVF क्या है और ये कैसे काम करता है और हमारे फार्मर्स को इसका क्या फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हादिया, हमें सबसे पहले ये बताएं कि IVF है क्या? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ज़िंदा जानवर से अंडे निकाल के लेबॉर्ट्री में मसनूई तौर पर उनके बच्चे तैयार किए जाते हैं। अब जिस तरह से एक जानवर नेचुरली एक साल में एक बच्चा ही दे सकता है, लेकिन जब हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो एक आला नस्ल के जानवर से हम उसके 70 से 80 एम्ब्रियो बना सकते हैं, जो मसनूई बच्चा होता है। वो लेबॉर्ट्री में तैयार करके कोई भी आम किसान अपनी किसी भी आम गाय में, किसी भी नस्ल की गाय में उन बच्चों को ट्रांसफ़र करवा सकता है, जिससे वही नस्ल उस फार्मर के पास आ सकती है। अच्छा, हमारे फार्मर्स को इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका यही फ़ायदा होगा कि हर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतना महंगा जानवर ख़रीदे। वो 15 लाख 20 लाख का जानवर इंपोर्ट कराए या मुल्क में भी जो जानवर अच्छी नस्ल के हैं उनको ख़रीद सके। अब किसी फार्मर ने अगर अपना हर्ड तैयार करना है तो वो कम पैसों में ये अच्छे, ज़्यादा दूध देने वाले या ज़्यादा गोश्त देने वाले जानवरों का हर्ड कैसे तैयार करे, उसके लिए वो IVF की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए ये काम हो सकता है। एक फार्मर अपने फार्म पे 10 से 12 या 50 तक हीफर्स रख लेगा, जो कि आम नस्ल की पाकिस्तानी कोई भी लोकल गाय हो सकती है। और यहाँ पे हम जो हमारे पास महंगी और आला नस्ल के जानवर हैं, ख़ास वो ज़्यादा दूध देने वाले हों या गोश्त देने वाले हों, उनके एम्ब्रियो हम उनमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब जहाँ पे उसको 15 से 20 लाख की एक गाय ख़रीदनी थी, अब उसको 3 से 4 लाख के खर्चे में प्योर जानवर तैयार मिल जाएगा। अच्छा हादिया साहबा, ये बताएं कि जो हमारे मकामी जानवर हैं, क्या उनकी खुसूसियात भी उस जानवर में आएंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो मदर है और जो फादर है वो दोनों इन्हीं जानवर जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके इस्तेमाल होंगे। जो हमारे पास यहाँ पे गाय खड़ी है उससे हम ओसाइट यानी अंडे लेते हैं, और यहीं पे जो बुल है उनका हम अपने ही सीमन प्रोडक्शन यूनिट में सीमन तैयार करके यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो मकामी जानवर होगा फार्मर का, वो सिर्फ एक कैरियर जानवर के तौर पर इस्तेमाल होगा, उसकी कोई भी खसूसियात आगे उस बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होगी। यानी इंसानों में भी जो कैरोगेटेड मदद का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल वही तरीका है। बिल्कुल, जिस तरह से इंसानों में IVF होती है और एक सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो एक कैरियर एनिमल होगा, रेसिपिएंट एनिमल। मैम ये बताएं कि ये एम्ब्रियोज किसानों तक कब पहुंचेंगे? इंशाल्लाह कुछ ही माह के अंदर ये एम्ब्रियोज़ किसानों के लिए अवेलेबल होंगे। अभी इस लेबॉर्ट्री में इन एम्ब्रियोज़ को बनाना हमने शुरू कर दिया है, काफ़ी हद तक एम्ब्रियोज़ बन भी चुके हैं। यहाँ पे ही फार्मर्स के लिए इन एम्ब्रियोज़ की
ट्रांसफ़र की सहूलत भी मौजूद होगी कि फार्मर अपने कोई भी उसका रिसिपिएंट एनिमल है वो यहाँ ला के इस फार्म पे खड़ा करेगा, हम एम्ब्रियोज तैयार करेंगे और उनके जानवरों में वो मुंतकिल कर देंगे। जैसे ही फार्मर का एनिमल प्रेग्नेंट होगा, फार्मर अपना एनिमल वापस लेके जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में रिपीट कर जाते हैं जानवर, यानी मुश्किल से ही 60 से 70% जो रेट है वो सक्सेस होता है, तो इस टेक्नोलॉजी में सक्सेस रेट क्या होगा और कितने % चांसेस होंगे कि ये गाय जो है वो कंसीव कर जाएगी, बच्चा देगी? पूरी दुनिया में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेशियो है वो 33% है, यानी 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र होने के बाद एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आती है। एक फार्मर को 3 रेसिपिएंट तैयार करने पड़ेंगे जिसके अंदर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे और उनसे हमें एक प्रेगनेंसी मिल सकती है। 33% तीनों में से एक मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो अच्छी मैनेजमेंट के साथ और उसका अच्छी खुराक का ख्याल रख के क्या पॉसिबल नहीं कि हम 33% से ज़्यादा पे चले जाएं? इसका ताल्लुक मैनेजमेंट के अलावा एम्ब्रियो की क्वालिटी से भी है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ जो A ग्रेड के और डे 7 के एम्ब्रियो होते हैं, यानी जो सबसे अच्छे एम्ब्रियो होते हैं, सिर्फ वही आगे फार्मर के जानवर में ट्रांसफ़र किए जाएं। ये बताएं कि जो हमारे मकामी नस्ल के जानवर हैं, जैसे साहिवाल है, चोलिस्तानी है, या हमारी बफलोज हैं, नीली रावी, इनमें भी बाज़ जानवर बड़ा अच्छा दूध देते हैं, 30-40 लीटर तक भी जाते हैं, तो क्या उनकी ब्रीड डेवलपमेंट इस टेक्नोलॉजी से मुमकिन है? जी बिल्कुल, उनकी ब्रीड डेवलपमेंट भी इस टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। और किसी भी फार्मर के पास अगर कोई बहुत अच्छा जानवर है, चाहे वो चोलिस्तानी है, नीली रावी है, साहिवाल है, किसी भी नस्ल का जानवर है, और वो चाहता है उसका आगे सारा हर्ड उस एक जानवर जैसा ही हो, तो उसकी IVF करके भी उसके भी 60 से 70 एम्ब्रियो बना के वो आगे अपने लोकल जानवर में ट्रांसफ़र कर सकता है। जी हादिया अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये था ब्रीड डेवलपमेंट का तीसरा अहम तरीन सेगमेंट। आइए अब आपको चौथे सेगमेंट की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं कि चौथे सेगमेंट में क्या क्या मुमकिन होता है। लाइवस्टॉक ब्रीड डेवलपमेंट यानी जानवरों की जिन्याती तरक्की में सीमन प्रोडक्शन यूनिट बुनियादी किरदार अदा करता है, जहां से आप मसनूई तौर पर जानवरों का सीमन लेकर दूसरे फीमेल जानवर को इंसेमिनेट करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि सीमन प्रोडक्शन यूनिट कैसे काम करता है, इसके फंक्शंस क्या है और किसानों को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छी खसूसियात के हामिल मुंतखब शुदा नर जानवरों का मसनूई तरीके से तुखम हासिल करके इसे मसनूई तरीके से ही मादा जानवर को लगाया जाता है, जिससे पैदा होने वाले बच्चे में भी 50% तक उसी नर जानवर की खसूसियात आ जाती हैं जिसका तुखम इस्तेमाल किया गया होता है। इस तुखम के हसूल के पूरे अमल को SPU यानी सीमन प्रोडक्शन यूनिट कहा जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में जानवरों की ब्रीडिंग के लिए 100% तुखम मसनूई तरीके से ही हासिल किया जाता है। ये था सीमन प्रोडक्शन यूनिट का मुख्तसर तारुफ। इस वक्त हम फार्म ग्रो लाइवस्टॉक फार्म के स्टेट ऑफ द आर्ट सीमन प्रोडक्शन यूनिट में पहुंच चुके हैं। इस यूनिट में दुनिया भर से तकरीबन 15 मुख्तलिफ नस्लों के जानवर इंपोर्ट किए गए हैं, जिनका सीमन कलेक्ट करके पाकिस्तान भर के लाइवस्टॉक फार्मर्स तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो अपने जानवरों की ब्रीड डेवलपमेंट का काम कर सकें और हमारे दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा हो। आइए आपको इस यूनिट का अंदरूनी दौरा करवाते हैं और यहाँ के माहिरीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। फार्म ग्रो सीमन प्रोडक्शन यूनिट में रोज़ाना की बुनियाद पर कितने सीमन स्ट्रॉ प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये फार्मर्स तक कब पहुंचेंगे, जानने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर रबिया शफीक साहबा के साथ मौजूद हैं। उनसे इस वाले से मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कैपेसिटी कितनी है हमारी और किस किस नस्ल के जानवरों के सीमन स्ट्रॉ यहाँ तैयार हो रहे हैं? हमारे पास 12 एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, कुछ हमारे पास 3 से 4 लोकल ब्रीड्स हैं। हम उनका शेड्यूल बनाते हैं और 3 से 4 बुल्स से हम डेली सीमन कलेक्शन करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। वैसे मार्केट में हमारा इरादा यह है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ सितंबर तक हम मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे, फार्मर्स तक हमारा सीमन पहुंचना शुरू हो जाएगा। हमारा ये जो एजेंडा है सीमन प्रोडक्शन का, ये नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे है। और हमारे पास एंगस है, ब्राह्मण है, वैग्यू है। लोकल ब्रीड्स में हमारे पास रेड सिंधी है, चोलिस्तानी है, साहिवाल। डॉक्टर साहब, जो हमारा बीफ ब्रीड है उसमें कितनी कैपेसिटी है पर डे वेट गेन की? 2 kgs तक हमारी जो ब्रीड्स हैं एक्सोटिक ब्रीड्स की, हमारे पास न्यूक्लियस हर्ड है, सारे पेडिग्रीड एनिमल्स हैं और ये अच्छा वेट गेन करते हैं।
और इसलिए हमारे जो एनिमल्स हैं वो डेली, जो हमारे पास काफ है वो 2 kg डेली वेट गेन कर रहे हैं। जी ठीक है, ये हमारे जो इम्पोर्टेड जानवर हैं वो 2 kg तक वेट गेन करेंगे, जबकि हमारी इंडिजिनस ब्रीड जो हैं वो 1 kg से ज़्यादा वेट गेन नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि कैपेसिटी क्या है हमारी, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें डेयरी एनिमल्स की तो वो 7 करोड़ जानवर हैं हमारे पास, तो जिसमें बफलो और कौ शामिल है। तो जाहिर है इस प्रोडक्शन यूनिट से सारों को केटर नहीं किया जा सकता। हमारी कितनी कैपेसिटी है? हमारी पर एनम कैपेसिटी 2 मिलियन स्पर्म्स की है। 2 मिलियन स्पर्म डोजेस हम इंशाल्लाह इन अ ईयर प्रोड्यूस कर लेंगे। हमारा जो ये सेटअप है वो इस चीज़ को होल्ड कर सकता है कि हम 2 मिलियन स्पर्म्स पर एनम प्रोड्यूस करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम कब तक और कैसे फार्मर्स तक पहुंचेंगे, यानी हर फार्मर चाहेगा कि उसको क्वालिटी सीमन स्ट्रॉ मिले, तो क्या पॉसिबल है कि हम सारे फार्मर्स को दें और कब तक अवेलेबल हो जाएंगे आम किसान के लिए? इसके लिए हमें अभी 1 महीने 2 महीने का टाइम चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को के साथ कांटेक्ट करेंगे, उनको अपना सीमन देंगे और सिर्फ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, क्योंकि हमें अपना नेम भी मेंटेन करना है। तो हम रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सीमन देंगे और वो आगे हमारे सीमन को मार्केट करेंगे। अच्छा, जो रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो रजिस्टर्ड सीमन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको देंगे और वो आगे फार्मर्स तक, और ये पूरे पाकिस्तान में होगा या पंजाब से शुरू कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक ज़िले से शुरू किया जा रहा है? ये ऑल ओवर पाकिस्तान होगा। अच्छा, इसकी प्राइस क्या रखेंगे आप? जैसे महंगे स्ट्रॉ होते हैं महंगी कीमत में, वो या सरकारी कीमत या नॉट फॉर प्रॉफिट? हमारा ये मोटो है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की तरफ जाएं ताकि फार्मर्स को फ़ायदा हो। हम सिर्फ अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करेंगे और हम इस पर वर्क कर रहे हैं। जल्द ही हम प्राइस अनाउंस कर देंगे। जी डॉक्टर रबिया शफीक, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द किसानों को बहुत अच्छी क्वालिटी के सीमन स्ट्रॉ मिलने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में, और अब हमारी जो लाइफ स्टॉक की दूध और गोश्त दोनों की प्रोडक्शन बहुत जल्द बढ़ने वाली है। दूध के जानवरों की बात करें या गोश्त के जानवरों की, हमारे यहाँ दोनों में से कोई भी खालिस ब्रीड नहीं है। फीडलॉट फैटनिंग एक स्पेशल बिजनेस सेगमेंट है जहाँ गोश्त के लिए जानवरों को पाला जाता है, मगर हमारे यहाँ कोई बीफ ब्रीड नहीं है, यानी हमारे मकामी नस्ल के जानवर 800 ग्राम रोजाना से ज़्यादा वज़न नहीं करते, जबकि स्पेशल बीफ ब्रीड की कैपेसिटी है कि वो रोज़ाना 2 किलो तक वज़न कर सकती हैं, जबकि फीड के अखराजात और मैनेजमेंट तकरीबन दोनों की एक जितनी है। लाइफ स्टॉक ही एक ऐसा शोबा है जो मुख्तसर अरसे में मवेशी पाल किसानों के मुआशी मसाइल हल कर सकता है और मुल्क की मईशत को भी सहारा दे सकता है। आज से पहले मसला सिर्फ ये था कि हमारे पास ना तो अच्छी नस्ल के जानवर थे और ना ही अच्छी नस्ल का पाकिस्तान में सीमन मौजूद था जो प्योर डेयरी और फैटनिंग फार्म के लिए इस्तेमाल किया जा सके, मगर फार्म ग्रो फार्म ने ये मसला हल कर दिया है। अब पाकिस्तान में प्योर नस्ल के फैटनिंग के जानवरों का सीमन भी मौजूद है और ज़्यादा दूध देने वाले डेयरी के जानवरों का भी सीमन मौजूद है। अब चॉइस किसानों की है कि अपने फार्म को सीमन अच्छा इस्तेमाल करके किस तरह मुनाफा बख्श बनाते हैं। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप सबका फेवरेट सेगमेंट आपके सवाल हमारे जवाब और इस हफ्ते की बिजनेस फिजिबिलिटी। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम, किसान के नाम बिजनेस मॉडल के साथ मैं हूं अरीबा तारिक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे तेलदार बीज से तेल निकालने के कारोबार के बारे में। इससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है और आपकी सरमायाकारी बहुत कम होगी। इस बिज़नेस की तफसील जानने के लिए आपकी मुलाकात करवाएंगे एक एक्सपर्ट से कि किस तरह से ये सेटअप रन होता है और किस तरह से काम करता है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है सजाद हुसैन साहब जो पहले से इस कारोबार को रन कर रहे हैं। आइए इस कारोबार के बारे में मजीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप ये कारोबार कब से चला रहे हैं? कारोबार ये हमारे बाबू जदाद भी यही काम करते आ रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। जब आपने ये सेटअप लगाया, आपको कितना इस पे खर्चा आया? आपने कितने इन्वेस्टमेंट की इस पे? आजकल करें तो खर्चा तकरीबन 25-30 लाख है, ठीक है, लेकिन हमारा तो बाबू जदाद ने किया, हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, हमें ये सब कुछ विरासत में मिला है। तो आप कितने का बीज खरीदते हैं और आपका जो तेल बनता है वो कितने का आगे बिक जाता है?
रोजाना तेल हमारा तकरीबन 4 से 5 मन बिकता है। कितने का, क्या आपकी वो प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कितना मुनाफा कमा रहे हैं? हमें वो सरसों लाते हैं ना जब भी, उससे खली बच जाती है मेहनत करने के बाद। बाकी वो तेल से पैसे पूरे हो जाते हैं सरसों के। वो जो खली होती है वो हमारी घर की बचत है। अच्छा, वो जो खली होती है वो भी आगे सेल होती है? बिल्कुल होती है। 6000 की मन बिक रही है। 6000 की मन बिक रही है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि तेल से ज्यादा जो है खल का आपको ज्यादा? डेली मन, सवा मन, 1.5 मन हम खली बना लेते हैं डेली की। तकरीबन 4-5 हज़ार हमारी ये बचत है। तो ये तो ट्रेडिशनल कारोबार है कि जानवरों के जरिए से। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक मशीन्स भी आ चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा मुनाफा बख्श है या वो? नहीं, इलेक्ट्रिक मशीनें इस पे भी लग जाती हैं, लेकिन ये कारोबार की मुनादी कर रहे हैं। ऊँट चल रहा है ना, लोग देख रहे हैं, ये हमारे कारोबार की मशहूरी हो रही है। ये जो आपका कोल्हू है, इसके अंदर रोज का आप कितना तेल निकाल लेते हैं? इसमें एक टाइम 12 किलो बीज पड़ता है, वो 1 घंटे में निकल आता है। 8 घंटे हम डेली चलाते हैं इसको। तो आप जो बीज खरीदते हैं वो बीज आप कितने का खरीदते हैं, और उसके ऊपर जो आप तेल आगे मार्केट में बेचते हैं, कितना आपको जो है मुनाफा आ जाता है? मुनाफा हमारा मेन मुनाफा खली है। जो खली हमें बच जाती है, तेल हम पैसे पूरे कर लेते हैं सरसों के। ठीक है, खली तकरीबन हमें जो है ना रोजाना की 1.5 मन 2 मन खली बच जाती है। तो एक आदमी जो अभी बिजनेस शुरू करने जा रहा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सा कोल्हू इस्तेमाल करे? जाहिर बात है कि वो तो इलेक्ट्रॉनिक ही कर सकता है, ये वाला तो बहुत वजदार वाले ही करेंगे ना, जिन्होंने सीखा हुआ है पीछे से। डिफरेंस क्या है दोनों में, कौन सा ज्यादा महंगा है, किसमें ज्यादा बचत हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक कोल्हू में ज्यादा बचत है, वो सस्ता भी है, वो जगह भी कम लेते हैं, उसमें खर्चा भी कम है, इसका खर्चा ज्यादा है। ये बताइएगा कि हमारा आज का फार्मर अगर ये सेटअप लगाना चाह रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लगाएं, बिल्कुल लगाएं। अच्छा सेटअप है, अच्छी बचत है, अच्छा कारोबार है, अगर 1 नंबर तरीके से करें। सजाद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के दौर में हमारे पास कोल्हू की ऑप्शन मौजूद है। ये ना ही सिर्फ एक मुनाफा बख्श कारोबार है, बल्कि कोल्हू के जरिए से हासिल होने वाला तेल हमारे सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसी के साथ अरीबा तारिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। ज़राअत के मुतल्लिक़ा सवाल जवाब सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद। आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला सवाल क्या है। ये सेम थोर का इलाका है। यहाँ पर जब भी जो धान की फसल काश्त की जाती है उसमें से आधी फसल जल जाती है और आधी बच जाती है। हमने काफ़ी स्प्रे और काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करके देखी, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। सेम थोर ज़्यादा ज़मीन है, इसके 2 पहलू होते हैं, एक सेम है एक थोर है। नॉर्मली ज़मीन में जब सेम आ जाए तो फिर ये चेक किया जाता है कि उसमें पानी की नमी की मिकदार कितनी है। अगर कम हो तो साइडों पे, हर एकड़ के साइडों पे छोटी खाली बनाई जाती है जिससे वाफर पानी निकलता जाता है और उसके बाद उसमें फसलें काश्त करना प्लान किया जाता है। लेकिन फसलों की काश्त से कबल ज़मीन का टेस्ट कराया जाता है और ये देखा जाता है कि जो इसमें अब कलर रह गया है वो काला कलर है या सफ़ेद कलर है। अगर काला कलर हो तो उसमें रिकमेंडेड डोज जिप्सम की डाली जाती है और अगर सफ़ेद कलर हो तो वॉश किया जाता है पानी से अच्छी तरह। सफ़ेद मक्खी का इस टाइम फील्ड बहुत ज़्यादा अटैक है, काफ़ी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं मगर सफ़ेद मक्खी का कोई हल नहीं मिल रहा। इनके वास्ते कौन सा स्प्रे इस्तेमाल करना चाहिए? सफ़ेद मक्खी जो है इस वक्त सुपर इंसेक्ट बन चुकी है और सुपर इंसेक्ट को कंट्रोल करना सिर्फ किसान का काम नहीं होता, इसमें हुकूमती सतह पर, इदारों की सतह पर मुख्तलिफ लोगों का रोल होता है। वो सब मिल के इस एपिडेमिक को कंट्रोल करते हैं, तब ही जाके ये कंट्रोल हो सकता है। जब तक सफ़ेद मक्खी की IPM नहीं की जाएगी यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नहीं की जाएगी, ये पेस्ट जो है ये कंट्रोल में अब नहीं आने वाला। ये हर साल इसकी तादाद भी बढ़ रही है और इससे तबाह होने वाली फसल का रकबा भी बढ़ रहा है। केमिकल फार्मूलेशन की बात करें तो एक अच्छी कंपनी की एलिस्टल न्यू एक ब्रांड है। एलिस्टल न्यू का रिज़ल्ट जो है वो सबसे बेहतर है, सबका ही अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें तो इस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ वो ज़्यादा अच्छा है। हम अक्सर ज़मीन ठेके पे लेते हैं जिसमें हम कपास की फसल और गंदम की फसल काश्त करते हैं। जिस तरह के पिछले साल कपास का जो रेट था वो 8200 रुपये गवर्नमेंट का रेट था और जब मंडी में हम लेके जाते हैं तो तकरीबन हमें 7500 पे वो हम इससे लेते हैं। और इसी तरह गंदम का रेट 4000 था तो वो हमसे 3500 में ले रहे थे। तो ये किसान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। आपकी मकई जो है वो अगर
फीड में इस्तेमाल हो रही है तो फीड की कॉस्ट नहीं कम हुई। मकई 3000 से 2000 पे आ चुकी है। गंदम जो है वो 3000 3,500 से अब दोबारा 2500-2600 पे आ चुकी है। तो इसमें किसान के मुदाखिली अखराजात नहीं कम हुए, सिर्फ किसान की जो मसनूआत हैं उसकी कीमत कम हो रही है। इसी तरह चावल का भी रेट जो है वो कोई अच्छा मार्केट से नहीं नज़र आ रहा। तो ये जो ज़री मार्केटिंग का निज़ाम है इसको अब गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। खुदारा अब किसान मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसान ने हर फसल लगा के ट्रायल कर लिए हैं, हर फसल से किसान को इस वक्त नुकसान ही हो रहा है। ये था सवाल जवाब सेगमेंट जिसमें हमने आपके सवालात के जवाब दिए। हमारे पास दर्जनों सवालात आते हैं लेकिन मुंतखब 3 सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है, बाकी का ऑफ एयर जवाब दे दिया जाता है। आप भी अगर कोई ज़रूरी मसला फेस कर रहे हैं या कोई आपकी फसल के ऊपर किसी बीमारी का हमला है तो 1 मिनट तक की वीडियो बनाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही अपने मेज़बान बिनियामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।